हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 255, जिसमें हम देखेंगे अपना नया विषय विविध, यानी कि अब हम विविध प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, यानी कि मिले जुले प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं वह प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने गद्यांश और पद्यांश का वीडियो नहीं बनाया है, उन्हें स्किप कर दिया है। ठीक है, केवल हम प्रश्नों पर ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे विविध प्रश्नों को। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत पुस्तक है? ठीक है, तो ऑप्शन बी रस सिद्धांत। ध्यान से सुनते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इन वीडियोस को एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। ठीक है, ध्यान दें, क्या उत्तर है? रस सिद्धांत, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत पुस्तक साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत पुस्तक है। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है रस सिद्धांत को, और ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र की। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करना दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक थे। कैसे आलोचक? रसवादी आलोचक थे। रस सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था थी। कैसी आस्था थी? गहरी आस्था थी। ठीक है, अपनी पुस्तक रस सिद्धांत यानी काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1965 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया है। इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः कैसे आलोचक थे? रसवादी आलोचक थे। इस शब्द को आपको ध्यान से समझना है, रसवादी आलोचक थे। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक थे, तो आप बताएंगे रसवादी आलोचक थे। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है ये, ध्यान रखें। फिर है, रस सिद्धांत में डॉक्टर नगेंद्र की गहरी आस्था थी। अपनी पुस्तक रस सिद्धांत यानी काव्य संग्रह के लिए उन्हें वर्ष 1965 में, कब की बात हो रही है? 1965 की। ठीक है, 1965 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, लाइन में थोड़ा एरर्स है। ठीक है, आप ऐसे समझे कि 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत इनकी पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऐसे समझे इसे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है रामदरस मिश्र जी की। ठीक है, पूछ रहे हैं कि उन्हें उनकी किस कृति पर वर्ष 2015, ध्यान दें वर्ष पर, 2015, ठीक है, 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी आग की हंसी किसकी पुस्तक है? रामदरस मिश्र जी की पुस्तक है आग की हंसी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2015 में क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आप मेरी सलाह से मेरे रामबाण संकलन में की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो वीडियोस हैं, आप पहले उन्हें एक बार देख लें। वीडियोस देखने के बाद आप घटना चक्र के वीडियोस देखें, ये प्रश्न लगाएं। दोस्तों, चीजें परमानेंट सेट हो जाएंगी आपके माइंड में। ठीक है, ध्यान रखें, एकदम स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ें और मन से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। ठीक है, ध्यान रखना। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार थे। कैसे? बहुआयामी रचनाकार। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में तो लिखा ही है। आत्मकथा, सहचर है समय, इनकी आत्मकथा है, सहचर है समय, यात्रा वृतांत है तथा संस्मरण भी लिखे हैं। ठीक है, तो यानी रामदरस मिश्र जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध
इन विधाओं के साथ साथ आत्मकथा और यात्रा वृतांत साथ ही संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी आत्मकथा है किसकी? रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है सहचर है समय। सहचर है समय याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर है व्याख्या, ध्यान दें। इनकी रचना आग की हंसी, आग की हंसी कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 2015 में, कब? 2015 में हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इनकी अन्य रचनाएं हैं किसकी? रामदरस मिश्र जी की अन्य रचनाएं हैं बैरंग बेनाम चिट्ठियां। क्या है? बैरंग बेनाम चिट्ठियां याद रखेंगे। फिर है पक गई है धूप, पक गई है धूप, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है कंधे पर सूरज, कंधे पर सूरज। फिर है दिन एक नदी बन गया, दिन एक नदी बन गया। फिर है जुलूस कहाँ जा रहा है, जुलूस कहाँ जा रहा है। फिर है आग कुछ नहीं बोलती, आग कुछ नहीं बोलती। फिर है बारिश में भीगते बच्चे, बारिश में भीगते बच्चे। फिर है हंसी ओठ पर आंखें नम है, हंसी ओठ पर आंखें नम है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी रामदरस मिश्र जी की अन्य रचनाएं हैं। एक बार फिर से सुनेंगे इनकी सभी अन्य रचनाएं, ध्यान दे दोस्तों। रामदरस मिश्र जी की अन्य रचनाएं हैं कौन सी? बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर आंखें नम है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और इनकी आत्मकथा जरूर याद रखना दोस्तों। सहचर है समय, सहचर है समय किसकी आत्मकथा है? रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। प्रसिद्ध समीक्षक कौन? रमेश कुंतल मेघ जी। क्या नाम है? रमेश कुंतल मेघ जी। उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो अभी साहित्य अकेडमी पुरस्कारों की ही बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाएं दोस्तों। तो प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ जी को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रहे ऑप्शन डी, विश्व मिथक सरित सागर। क्या नाम है? विश्व मिथक सरित सागर, ये पूरा नाम है। ठीक है, कंबाइंड करके लिखा गया है विश्व मिथक सरित सागर। ये एक पुस्तक है किसकी? रमेश कुंतल मेघ जी की, जिसे 2017 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करना दोस्तों, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2017 का पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ जी को उनकी साहित्यिक सम आलोचना, कैसी पुस्तक है ये? साहित्यिक सम आलोचना है। क्या नाम है पुस्तक का? विश्व मिथक सरित सागर, विश्व मिथक सरित सागर पर प्रदान किया गया। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है किसको? विश्व मिथक सरित सागर पुस्तक को। यह पुस्तक कैसी है? साहित्यिक समालोचना है किसकी? रमेश कुंतल मेघ जी की। ठीक है, 2017, समय याद रखें, 2017 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इस पुस्तक को। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। किस कृति को संगीत नाटक अकेडमी का, ध्यान से सुनते जाएं, संगीत नाटक अकेडमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में 1959 में प्राप्त हुआ था? तो वह कृति कौन सी है? ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक है दोस्तों किसका? मोहन राकेश जी का। इस नाटक को संगीत नाटक अकेडमी का, ये ध्यान रखें, कौन सा पुरस्कार? किस अकेडमी का? संगीत नाटक अकेडमी का प्रथम पुरस्कार मिला है 1959 में। ठीक है, 1959 में किसको? आषाढ़ का एक दिन नाटक को। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों।
व्याख्या पर मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन यथार्थवादी नाटक है। कैसा नाटक है? यथार्थवादी नाटक है। ठीक है, यथार्थवादी से क्या अभिप्राय है? यानी कि जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता हो, जो तर्क पर आधारित हो। ठीक है, उसे यथार्थवादी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन यथार्थवादी नाटक है। कैसा है? यथार्थवादी नाटक है। ठीक है, इस त्रिखंडीय नाटक का, कैसा नाटक? त्रिखंडीय नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 में किया गया। ठीक है, इस त्रिखंडीय नाटक का प्रकाशन कब किया गया? वर्ष 1958 में। ठीक है, वर्ष 1958 में। इसे हिंदी नाटक के, क्या? हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। किसे? आषाढ़ का एक दिन नाटक को। ठीक है, इस नाटक को वर्ष 1959 में 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रहे, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से। कब किया गया? 1959 में, 1959 में। ठीक है, ध्यान दें, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। किस पर? महाकवि कालिदास जी के निजी जीवन पर आधारित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक का शीर्षक, ध्यान से सुनना, इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है। यानी कालिदास की स्वयं की कृति है मेघदूतम, जिसकी शुरुआती पंक्तियां हैं, उनसे लिया गया शीर्षक है आषाढ़ का एक दिन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है आषाढ़ का एक दिन। कभी समय मिले तो इसे पढ़कर जरूर देखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो मोहन राकेश का नाटक है। कौन सा नाटक? आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? कैलाश वाजपेयी जी की। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कैलाश वाजपेयी जी की साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? तो ऑप्शन सी, क्या नाम है काव्य कृति का? हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देना दोस्तों। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी का कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, यह वर्ष 2009 में, कब? 2009 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर से सुने एक बार। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी का कविता संग्रह है। यह वर्ष 2009 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया काव्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब ध्यान दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष पूछा जा रहा है, यहाँ ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया गया। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? व्याख्या देखेंगे। यहाँ पहले देख लें ऑप्शंस क्या है? 1960 ईस्वी में, 1965 में, 1966 में या 1955 में। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ईयर है यह पूछा जा रहा है। किसका? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार? सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत में। इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक साहू जैन परिवार यानी
साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा वर्ष 1961 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1961 में। ठीक है, साहू जैन परिवार यानी साहू शांति प्रसाद। अब ये क्या कह रहे हैं? साहू जैन परिवार से क्या अभिप्राय है? यानी साहू जैन परिवार, समस्त परिवार में से एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, साहू शांति प्रसाद जैन जी। ठीक है, ये कौन थे? टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, जिनके द्वारा वर्ष 1961 में, ठीक है, स्थापना की गई। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, नाम याद रखें, साहू शांति प्रसाद जैन। ठीक है, जैन लगा हुआ है इनके नाम में, तो याद रहेगा कि यह जैन परिवार से थे। ठीक है, साहू जैन परिवार से थे। ठीक, देखें आगे व्याख्या, गौर करना जरा। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम वर्ष 1965 में मलयालम लेखक, कौन से लेखक? मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप, क्या नाम है? श्री शंकर कुरूप को उनके साहित्य ओटक कुशल, क्या नाम है? जिसका अर्थ है बांसुरी। ओटक कुशल क्या नाम है? उनके साहित्य, ये मलयालम भाषा में नाम है दोस्तों। ठीक है, ओटक कुशल, जिसका हिंदी में अर्थ है बांसुरी, इसके लिए दिया गया था क्या? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को। ठीक है, ध्यान रखें। प्रश्न में, अब ध्यान से सुनना जरा, प्रश्न में पुरस्कार की स्थापना पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पुरस्कार की स्थापना का वर्ष पूछा गया है, जबकि विकल्प में क्या दिया गया है? प्रथम पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष मौजूद है। ठीक है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना वर्ष क्या है, तो स्थापना वर्ष है 1961। चीजें क्लियर कर लें दोस्तों, इस तरह का प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो क्योंकि एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न को हम ठीक से समझ नहीं कर पाते और अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो ध्यान दें, अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का वर्ष बताएं, ठीक है, सॉरी, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना वर्ष बताएं, तो आप बताएंगे 1961। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि यह सर्वप्रथम, ठीक है, किसे दिया गया या कब दिया गया, तब बताएंगे आप मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, फर्क समझे प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, ध्यान दें। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बंगाली लेखिका आशापूर्ण देवी थी। कौन थी? आशापूर्ण देवी, जो कि बंगाली लेखिका थी। ठीक है, इन्हें प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो एक बार फिर से सुने, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बंगाली लेखिका आशापूर्ण देवी थी, जिन्हें यह पुरस्कार कब मिला? 1976 में, 1976 में। ठीक है, पहली महिला की बात हो रही है, तो पहली महिला जिनका नाम है आशापूर्ण देवी, ठीक है, बंगाली लेखिका हैं, और कब मिला इन्हें? 1976 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, अब बात करते हैं वर्ष 2013 की। वर्ष 2013 में, ठीक है, केदारनाथ सिंह जी को हिंदी साहित्य के लिए 49वां, कौन सा? 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, और वर्ष 2014 का अगर हम बात करें, वर्ष 2014 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो मराठी साहित्य के लिए, किसके लिए? मराठी साहित्य के लिए भालचंद्र नेमाड़े, क्या नाम है? भालचंद्र नेमाड़े, इनको 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के लिए 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला 2013 में, तो आप बताएंगे केदारनाथ सिंह जी को। वहीं आपसे पूछा जाए कि मराठी साहित्य के लिए 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला 2014 में, तो आप बताएंगे भालचंद्र नेमाड़े जी को। ठीक है, अब देखते हैं अगला बिंदु, ध्यान दें।
वर्ष 2015, अब कब की बात कर रहे हैं हम, 2015 की। इसम का 51वां, कौन सा, 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, किसने, 2015 में हमारे राष्ट्रपति थे कौन, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। इन्होंने गुजराती लेखक, कौन से लेखक, गुजराती लेखक डॉक्टर रघुवीर चौधरी को, किसको, डॉक्टर रघुवीर चौधरी को 11 जुलाई 2016 को प्रदान किया, ठीक है। तो ध्यान रखें 2015 में 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसे मिला, डॉक्टर रघुवीर चौधरी को। कब मिला, 11 जुलाई 2016 को। किसने दिया, तो ध्यान रहे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले बिंदु की, ध्यान देना जरा। वर्ष 2016, अब आप कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2016 की, ठीक है। वर्ष 2016 का 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 दिसंबर 2016 को बांग्ला साहित्य के कवि शंखा घोष को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। एक बार फिर से सुने, वर्ष 2016 का 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 दिसंबर 2016 को बांग्ला साहित्य के कवि शंखा घोष को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ध्यान रखें 52वां अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो 2016 में किसको मिला, किसका नाम लिया गया इसके लिए, बांग्ला साहित्य के कवि हैं शंखा घोष, ठीक है। उन्हें देने की बात की गई और तारीख क्या तय की गई, 23 दिसंबर 2016, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है, ठीक है। लगभग 4 या 5 वर्ष, ठीक है। तो ध्यान रखें 5 वर्ष अभी नहीं, 4 ही मानकर चलें, ठीक है। तो ध्यान दें, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 23 दिसंबर 2016 ये डेट फिक्स की गई थी, ठीक है। और ये 2016 की बात है 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ये कुछ लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अपडेटेड बातें हैं ये, ठीक। ध्यान दें अगला बिंदु है वर्ष 2017 का। अब कब बात हो रही है, वर्ष 2017 की। इसमें 53वां, ध्यान से सुनते जाएं, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती जी, क्या नाम है, हिंदी लेखिका प्रसिद्ध हैं बहुत ही, कृष्णा सोबती जी को प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती जी को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या थी ये, ठीक है। चाहे तो अगर आपके पास अगर समय हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, नहीं तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर 2-3 बार कम से कम वीडियो देख लें, चीजें माइंड में फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। एक बार फिर से सुने, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी, संपूर्ण रचना कर्म के लिए, संपूर्ण रचना कर्म के लिए नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। ध्यान दें ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, नरेश मेहता को किसी एक रचना के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यिक सेवाओं में विशेष योगदान के लिए वर्ष 1992 में, कब, वर्ष 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको, नरेश मेहता जी को, कब, वर्ष 1992 में, संपूर्ण साहित्य सृजन के लिए, ठीक है। ध्यान दें, नरेश मेहता दूसरा सप्तक, ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगर आपको पता है दूसरा सप्तक कब आया था, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ईयर जरूर बताएं, पहले सप्तक की भी बताएं, ठीक है, जिससे आपकी रिवीजन हो सके,
ठीक दोस्तों, कमेंट किया करो, अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो कमेंट करके बताया करो, अच्छा लगता है दोस्तों, पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, ऑफलाइन ही स्टार्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गौर करना दोस्तों। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ, किसके साथ? नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। तो ये नाम याद रखें, क्या नाम है? नरेश मेहता। इन्होंने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। रागात्मकता, ध्यान से सुनते जाएंगे। रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता उनकी सर्जना के मूल तत्व हैं। ठीक है, क्या क्या है? रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता उनकी सर्जना के मूल तत्व हैं, जो प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति, ध्यान से सुने, प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति पर्युत्सुक बनाते हैं। ठीक है, आर्ष परंपरा, ध्यान से सुने, आर्ष परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य में नई दृष्टि मिली। आर्ष परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य में नई दृष्टि मिली। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, ध्यान दे दोस्तों। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेड व्याख्या है। देखते हैं अगला बिंदु, ध्यान दे दोस्तों। गौर करेंगे इनकी प्रमुख कृतियों पर। ठीक है, नरेश मेहता जी की प्रमुख कृतियां हैं क्या? अरण्या, उत्तर कथा, एक समर्पित महिला, कितना अकेला आकाश, चैत्या। क्या नाम है? कितना अकेला आकाश, चैत्या। दो एकांत, धूमकेतु, एक श्रुति, धूमकेतु, एक श्रुति। फिर है पुरुष, फिर है प्रतिश्रुति, प्रवाद, पर्व, प्रतिश्रुति, प्रवाद, पर्व। एक बार फिर से देखें। ठीक है, प्रतिश्रुति, प्रवाद, पर्व। फिर है बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को। फिर है यह पथ बंधु था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यह पथ बंधु था। किसकी कृति है? नरेश मेहता जी की। ठीक है, फिर है हम अनिकेतन, हम अनिकेतन। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने सभी प्रमुख कृतियों को, ध्यान देंगे दोस्तों। गौर करना जरा, इनकी प्रमुख कृतियां: अरण्या, उत्तर कथा, एक समर्पित महिला, कितना अकेला आकाश, चैत्या, दो एकांत, धूमकेतु, एक श्रुति, पुरुष, प्रतिश्रुति, प्रवाद, पर्व, बोलने दो चीड़ को, यह पथबंधु था, हम अनिकेतन आदि। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ध्यान रहे, नरेश मेहता जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, प्रमुख कृतियां, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान दें। ऑप्शन डी, सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार सुरेंद्र वर्मा को। ऑप्शन डी सही उत्तर है, गलत होते हुए भी ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, बाकी दिनकर, अज्ञे और सुमित्रा नंदन पंत जी, इन तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देना दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी बात हो रही है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी? 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं, यानी कि 22, कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 22 मानी गई हैं, और यह संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान, ध्यान से सुनना, प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 22 भाषाएं जो मानी गई हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, उनमें से अगर किसी भी एक भाषा में
कोई हमें सर्वश्रेष्ठ कृति अगर मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रहे। अब बात करते हैं सुरेंद्र वर्मा जी की। किसकी? सुरेंद्र वर्मा जी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1968 में किसके लिए? तो चिदंबरा कृति के लिए प्रदान किया गया था। ईयर याद रखें, 1968 में, 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए सबसे पहले क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, इससे पहले भी हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन वह कौन सी भाषा में थे? ध्यान रखें दोस्तों, वह अलग भाषा थी, मलयालम थी। यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखें, तत्पश्चात रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी इसके बाद, यानी पहले पंत जी के बाद रामधारी सिंह दिनकर जी को वर्ष 1972 में, कब? 1972 में उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए वर्ष 1978 में अज्ञे को, ठीक है, उर्वशी के लिए किसे मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर मिला वर्ष 1978 में अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ मेरे अनबूझे सत्य। कुछ इस तरह से पंक्तियां हैं, पढ़ करके देखना, ठीक है। इसके लिए इन्हें 1978 में किसे? अज्ञे को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान देना, वर्ष 1978 में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। अब बात करते हैं 1982 में महादेवी वर्मा जी को। किसको? महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए, इनकी कृति है यामा, इसके लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये महिला हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, वर्ष 1992 में नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब? वर्ष 1992 में। फिर वर्ष 1999 में निर्मल वर्मा जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर मिला 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर है वर्ष 2013, इसमें केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस के लिए, किसके लिए? अकाल में सारस के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसे? कृष्णा सोपती जी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें आगे व्याख्या क्या है। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे? 2017 में कृष्णा सोपती जी को। इस प्रकार अब तक कुल 11 हिंदी रचनाकारों को, कितने रचनाकार? कुल 11 हिंदी रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप ध्यान रखें, मैं एक बार जल्दी से पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुने। 1968 में चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को, 1972 में उर्वशी के लिए दिनकर जी को, फिर 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को, फिर वर्ष 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को, फिर 1992 में नरेश मेहता जी को, फिर निर्मल वर्मा जी को 1999 में, फिर 2005 में कुंवर नारायण जी को, फिर वर्ष 2009 में अमरकांत को, फिर श्रीलाल शुक्ल जी को। अच्छा, 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से, और वर्ष 2013 में केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस के लिए तथा वर्ष 2017 में कृष्णा सोपती जी को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब तक कुल 11 हिंदी रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ
मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।